हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हमने हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू किया है। आज हम हिस्ट्री में एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। क्या 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में यह पहले पार्ट में हम राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्मो समाज के बारे में बात करने वाले हैं। और आपने भी कोई भी एग्जामिनेशन में यदि राजा राम मोहन राय या ब्रह्मो समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फेस किया है और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया है तो एक बार यह वीडियो देख लीजिए और बाद में आने वाले एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको मेरी एक पूर्व शर्त माननी होगी कि यह वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्मो समाज से है। लेकिन सबसे पहले याद करो कि 19वीं सदी में भारत बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। दोस्तों, हमारे भारत देश में पुनर्जागरण हुआ। हमारे भारत देश के यह समाज सुधारकों ने जो देश को जागृत किया उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें याद करना होगा कि यूरोपीय संस्कृति का जो हमारे भारत देश पर असर पड़ा, उनके बाद हमारे भारत देश की संस्कृति का भी महत्व हमारे देश के लोगों ने समझा और आगे चलकर जिसे हम पुनर्जागरण कह सकते हैं, रेनेसा भी कहा जा सकता है, तो वो एक युग शुरू हो चुका था। तो 19वीं सदी में भारत बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। भारतीय जनता यह समझ रही थी कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में निहित दुर्बलताओं के कारण ही विदेशी शक्तियां इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुई थी। क्या अब भारत देश की जनता यह समझ रही थी कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में निहित दुर्बलताओं के कारण ही विदेशी शक्तियां इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुई है। और इस तरह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव तथा इन विदेशी शक्तियों के द्वारा पराजित होने की चेतना ने भारतीय जनमानस को नव जागरण हेतु प्रेरित किया। क्या इस तरह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव तथा इन विदेशी शक्तियों के द्वारा पराजित होने की चेतना ने भारतीय जनमानस को नव जागरण हेतु प्रेरित किया। और यूरोपियों के आगमन के पश्चात बाहरी संस्कृति के फैलाव के कारण भारतीयों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अंतर्निहित कमजोरियों की तलाश करें तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यूरोपियों के आगमन के पश्चात बाहरी संस्कृति के फैलाव के कारण भारतीयों के लिए यह जरूरी हो गया था। क्या कि वे अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अंतर्निहित कमजोरियों की तलाश करें तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पुनर्जागरण लाने में यूरोपीय विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे भारत देश में यूरोपीय लोग आए तो सही, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश के लोगों को सुधार करने में, हमारे देश के लोगों में जीवन शैली के सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर विलियम जोन्स तथा मैक्स मुलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। वाह भाई वाह, क्या बात है। हमारे भारत देश की संस्कृति को भी यह विद्वानों ने श्रेष्ठ बताया। किसने? विलियम जोन्स तथा मैक्स मुलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया और इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पुनर्जागरण लाने में यूरोपीय विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एग्जाम्पल के रूप में विलियम जोन्स तथा मैक्स मुलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया और इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा विलियम जोन्स ने 1784 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एवं ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है विलियम जोन्स और यह है चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया?
1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो दोस्तों हमारे कालिदास के दो महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम एवं ऋतुसंहारम, यह दोनों का अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया। कब किया? 1784 में। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि निम्न में से किस सदी में भारत बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था? तो दोस्तों हमारा भारत देश 19वीं सदी में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो भारत के विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ किसने बताया? विलियम जोन्स एवं मैक्स मुलर, यह दोनों अंग्रेजी साहित्यकारों ने हमारे भारत देश के ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो निम्न में से किस अंग्रेजी साहित्यकार ने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो हमने किसका जिक्र किया? यहां कॉर्नर पर आपने इमेज भी देखी होगी। किसकी इमेज थी? चार्ल्स विल्किंस की इमेज थी। तो चार्ल्स विल्किंस ने हमारे भारत देश का हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो एक और क्वेश्चन, कि किसने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एवं ऋतुसंहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया? तो हमारे कालिदास के दो महान नाटक, जो कि अन्य भी नाटक लिखे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे साहित्यकारों ने कौन से नाटक या कौन से ग्रंथ लिखे हैं, इनसे जुड़ा हुआ वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। ओके, तो किसने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एवं ऋतुसंहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया? तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। और अब दोस्तों हमारे भारत देश के एक महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय की बात करें, तो राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है, हमारे देश में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, और भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है राजाराम मोहन राय को। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि आधुनिक भारत का प्रथम नेता किसको कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक किसको माना जाता है? राजाराम मोहन राय को माना जाता है। युवावस्था में राजाराम मोहन राय ने वाराणसी से संस्कृत साहित्य एवं हिंदू दर्शन तथा पटना से कुरान, फारसी एवं अरबी साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। हमारे भारत देश के एक ऐसे महान समाज सुधारक जो दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे। कौन? राजाराम मोहन राय। युवावस्था में राजाराम मोहन राय ने वाराणसी से संस्कृत साहित्य एवं हिंदू दर्शन तथा पटना से कुरान, फारसी एवं अरबी साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नव जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। और राजाराम मोहन राय को संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित एक दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। क्या? हमारे भारत देश के एक ऐसे समाज सुधारक जिसको दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हमारे भारत देश के ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जो दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए राजाराम मोहन राय। और इन्होंने पाश्चात्य चिंतन एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा पाया कि पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसात करके ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान हो पाएगा। क्या? हमारे राजाराम मोहन राय ने पाश्चात्य चिंतन एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा पाया कि पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसात करके ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान हो पाएगा। और राजाराम मोहन राय द्वारा 1809 में लिखी गई पहली पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार थी। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे राजाराम मोहन राय द्वारा 1909 में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या? तो नाम है एकेश्वरवादियों का उपहार। और इसमें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। और इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे राजाराम मोहन राय द्वारा 1809 में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? एकेश्वरवादियों का उपहार।
और इसमें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। और 1820 में राजाराम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इमेज में आप देख सकते हैं, राजाराम मोहन राय द्वारा 1920 में लिखी गई एक किताब जिसका नाम है द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसके लेखक कौन है? राजाराम मोहन राय। तो यह पुस्तक की रचना की जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। 1815 में राजाराम मोहन राय ने द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया। और आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार एवं प्रसार करना। यहां से 2 से 3 ऐसे फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। पहला कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब के लेखक कौन है? तो राजाराम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन कि राजाराम मोहन राय ने 1815 में कौन सी संस्था की स्थापना की? तो संस्थान का नाम है आत्मीय सभा। क्या? आत्मीय सभा का गठन किया है राजाराम मोहन राय ने। किसके साथ मिलकर? द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर। और यह आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार एवं प्रसार करना। चलिए आंसर बताइए कि राजाराम मोहन राय द्वारा 1809 में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो हमने कौन सी पुस्तक का जिक्र किया? एकेश्वरवादियों का उपहार, राजाराम मोहन राय द्वारा 1909 में लिखी गई पहली पुस्तक। क्या? एकेश्वरवादियों का उपहार। 1815 में राजाराम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया? तो राजाराम मोहन राय ने द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। सही आंसर है द्वारिकानाथ ठाकुर। तो एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राजाराम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो एकेश्वरवाद का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से राजाराम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा का गठन किया। क्या? आत्मीय सभा का गठन किया। 1817 में कोलकाता में स्थापित होने वाले हिंदू कॉलेज की स्थापना से भी हमारे राजाराम मोहन राय जुड़े हुए थे। 1821 में राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन आरंभ किया तथा 1822 में फारसी भाषा के मीरातुल अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। हमारे राजाराम मोहन राय द्वारा निकाली गई कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम भी आपको याद रख लेने चाहिए। एक तो 1821 में राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी निकाला, प्रज्ञा चांद का प्रकाशन आरंभ किया और 1822 में फारसी भाषा के मीरात उल अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राजाराम मोहन राय ने किस भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? तो राजाराम मोहन राय ने कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में यह मीरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। और 1825 में राजाराम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? राजाराम मोहन राय ने। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की। कालांतर में यह ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि यह ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज के नाम से फेमस हुई। कब यह स्थापना हुई है? 1828 में। एक बार फिर से देख लीजिए कि 1825 में राजाराम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की। कालांतर में यह ब्रह्म सभा ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की जटिलताओं को दूर करना तथा एकेश्वरवाद का समर्थन करना। और 1818 में सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की तथा इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि किनके प्रयासों की वजह से सती प्रथा का अंत हुआ? राजाराम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। देखो 1818 में सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की तथा इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। चलिए आंसर बताइए,
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? राजा राम मोहन राय ने करवाई। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। और 27 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्मो समाज का कार्यभार महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर के कंधों पर आ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे यह महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ था, निधन कहां हुआ था? यह दोनों फैक्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ओके, 27 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का कार्यभार किसने संभाला? महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला। द्वारिकानाथ टैगोर के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था को पुनर्जीवन दिया। 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज से जुड़े। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज से जुड़े। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। और इससे पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने यह तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और तत्वबोधिनी सभा से एक पत्रिका भी निकाली गई जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसका फ्रंट पेज इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसी तत्वबोधिनी सभा से निकलने वाली तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। क्या? हमारे भारत देश में बांग्ला भाषा को सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने वाली पत्रिका है तत्वबोधिनी पत्रिका। और 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज का पुनर्गठन किया तथा ब्रह्मो समाज ने विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयतों की दशा में सुधार के लिए आंदोलन चलाए। और 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। किसको? केशव चंद्र सेन को 1857 में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। और इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। आगे चलकर 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप यह आदि ब्रह्म समाज एवं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। एक बार फिर से देखो कि 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया और यह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। आगे चलकर 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप यह आदि ब्रह्म समाज एवं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। और देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़े समूह आदि ब्रह्म समाज से तथा केशव चंद्र सेन वाले गुट भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। 1873 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया तथा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुई। और ब्रह्म समाज में दूसरे विभाजन का कारण केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करना था। दोस्तों, ब्रह्म समाज में जो विभाजन होता है उनसे जुड़ी हुई यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। एक बार फिर से देख लीजिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़े समूह आदि ब्रह्म समाज से तथा केशव चंद्र सेन वाले गुट भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। 1873 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया था तथा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुई थी। और ब्रह्म समाज में दूसरे विभाजन का कारण क्या था? केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करना था। तो यहाँ दोस्तों हमने हमारे भारत देश के एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज के बारे में बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।